नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले आज आपको दिखाएंगे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर से बड़े विवादों के केंद्र में हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य के शिविर में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण और कुकर्म जैसे यहाँ पर संगीन आरोप लगाए। प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है और इन आरोपों को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने झूठा बताया है। वहीं सीएम योगी ने भी एक बार फिर से बिना नाम लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधा। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे। ये आरोप किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने लगाए। उनका कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में बच्चों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। आशुतोष ब्रह्मचारी के इन आरोपों को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने झूठा बताया है। ऐसी बात कह दी, ऐसा आरोप लगा दिया जो सभ्य समाज में कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती। लेकिन सांच को आंच नहीं होती है। हम लोगों ने सारे प्रमाण सामने रख दिए कोर्ट को। इस बीच सीएम योगी ने भी एक बार फिर बिना नाम लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधा है। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं। कानून का शासन पर विश्वास करते हैं। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। अब इस पूरे विवाद की जांच में पुलिस और अदालत दोनों एक्टिव है। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से भी एक शिकायत पॉक्सो कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई 20 फरवरी को होनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माला और भाला एक साथ रखना है, ये कहना है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, और ये बयान उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा को लेकर दिया है। संत समाज से उन्होंने अपील की है कि अब मंदिर और मठों में बैठकर सीताराम जपने से धर्म की रक्षा नहीं होगी, मठों से निकलकर धर्म की रक्षा करनी होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माला के साथ भाला, बाबा का नया फार्मूला। केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। धर्म रक्षा की तैयारी, मठों से निकलना जरूरी। यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर का बयान, सियासत में घमासान। हिंदू एकता, सनातन शक्ति और हिंदू राष्ट्र के लिए मुखर रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर घमासान छिड़ गया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए सीताराम सीताराम कहने से काम नहीं चलेगा। अब मठ मंदिरों से बाहर निकलना होगा और माला के साथ भाला उठाना भी जरूरी है। केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब देश के साथ साथ विदेशों में भी सुंदरकांड मंडल बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 12 देशों के बाद अब अमेरिका में भी बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल बनेगा। सुंदरकांड मंडल बनाने के बाद शस्त्र और शास्त्र का प्रशिक्षण देंगे, बेटियों को जूडो कराटे सिखाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष के मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम गाने से साफ मना किया है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार कर कहा कि यहाँ का खाएंगे और वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि वंदे मातरम गीत आजादी का प्रतीक बना। वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने पर आपत्ति सिर्फ तुष्टीकरण के तहत की जा रही है। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। के गीत को गा करके भारतवर्ष के आजादी के दीवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। इस प्रकार की आपत्ति सिर्फ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के लोग कर रहे हैं। हर भारतवासी वंदे मातरम गीत को गाना चाहता है। और यूपी विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन भी काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला और विपक्ष के विधायकों ने बजट को लेकर सरकार पर हमला भी बोला। शिवपाल यादव ने इसे बीजेपी का भ्रष्टाचार बता दिया, जिस पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि जिसने भ्रष्टाचार किया उसे वही देखेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्र मोना ने बजट पर सवाल खड़े किए हैं। अभिभाषण का आधे से ज्यादा हिस्सा उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो खुद इस बात से सहमत नहीं थी जिस तरह से जिन चीजों को उन्होंने लिखा था अभिभाषण में। पूरी तरह से सरकार हर योजना पर असफल रही है और यही वजह थी कि महामहिम राज्यपाल ने इस भाषण को पढ़ने से इनकार कर दिया था। शिवपाल यादव ने कहा कि योगी सरकार का बजट जनता के हित का बजट नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो बजट आया है ये केवल भ्रष्टाचार बढ़ाएगा और विकास का काम कोई होना नहीं है। शिवपाल यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिसने भ्रष्टाचार किया उसे भ्रष्टाचार ही दिखेगा। देखिए, श्री शिवपाल जी को जो दिखाई दे रहा है या तो उनकी आंख ठीक नहीं है या तो उन्होंने ठीक से बजट को पढ़ा नहीं है। अगर पढ़े होते तो इस प्रकार के बयान नहीं देते। ये विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाला और विकसित भारत के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसको पूरा करने वाला बजट है। विपक्ष लगातार राज्यपाल के अभिभाषण और सरकार के बजट को लेकर सदन के अंदर और बाहर हमलावर है। बीजेपी भी लगातार इस पर जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शनिवार को गोरखपुर के 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। करीब 2,47 लाख की लागत से बने इस कन्वेंशन सेंटर से स्थानीय लोगों को कम लागत में ही बड़े होटल वाली सुविधाएं मिल जाएंगी। 300 लोगों की क्षमता वाले सेंटर में विवाह, सामाजिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। गोरखपुर में ये 5वां कन्वेंशन सेंटर होगा। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी गोरखपुर में 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। महानगर के वार्ड नंबर 22 जंगल तुलसीराम पश्चिमी के बिछिया कॉलोनी में बने इस कल्याण मंडपम के निर्माण पर 2,46,59,00,000 रुपए की लागत आई है। इसका निर्माण जीडी और सीएम योगी के विधायक फंड से हुआ है। इस मौके पर सीएम योगी राप्ती नगर विस्तार स्पोर्ट सिटी योजना के 10 LIG EWS आवंटियों को अलॉटमेंट लेटर भी सौंपेंगे। कन्वेंशन सेंटर बनाने का मकसद जरूरतमंद परिवारों को विवाह, तिलक, मुंडन और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए
किफायती दरों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बिछिया में गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 1120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया है। इसमें 300 लोग एक साथ जुट सकते हैं। विवाह, सामाजिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक उत्सव का आयोजन किया जा सकता है। कल्याण मंडपम में एक बड़े हॉल के साथ किचन, स्टोर और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। गोरखपुर शहर में अब तक मुख्यमंत्री के हाथों 4 कल्याण मंडपम का लोकार्पण हो चुका है। इसी कड़ी में नागरिकों को एक नए कल्याण मंडपम की सौगात मिलने जा रही है। कल्याण मंडपम में जरूरतमंद परिवारों को मांगलिक कार्यक्रमों के लिए मैरिज हाउस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। गोरखपुर के 5वें कल्याण मंडपम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लोकार्पण करेंगे। इसके लोकार्पण से बिछिया के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। लोग मांगलिक कार्यों में कम पैसे में ये हॉल बुक करा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायक निधि से 2 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण करवाया है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। और मेरठ में आकांक्षा और शाहवेज राणा की शादी को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने इसे लव जिहाद बताकर मोर्चा खोल दिया। इसके बाद बवाल के डर से दोनों परिवारों ने शादी कैंसिल कर दी। हिंदू संगठनों ने इसके विरोध में महापंचायत भी बुलाई थी, लेकिन पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को हाउस अरेस्ट कर लिया था। हालांकि हिंदू संगठनों ने हर हाल में महापंचायत करने का ऐलान किया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ में बैंक कर्मी आकांक्षा और शाहवेज राणा की शादी के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दोनों की आज शादी होनी थी, हालांकि बवाल के डर से दोनों परिवारों ने शादी कैंसिल कर दी है। हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद करार देते हुए विरोध में महापंचायत बुलाई, जिसके बाद पुलिस ने गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को हाउस अरेस्ट कर लिया। ये बताएं, पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर इनकार है। आपने कोई परमिशन नहीं ली, मंडप मालिक से कोई परमिशन नहीं ली, तो कैसे करेंगे पंचायत? पंचायत वहाँ नहीं होगी, सड़क पे करेंगे। सड़क पे पंचायत हो सकती है, पंचायत तो करेंगे। युवती के चाचा ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने की साजिश की तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन युवती का कहना है कि वो उससे ही शादी करेगी। मैं ऐसे लोगों से सर यही बोलना चाहती हूँ कि ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। लोगों ने सर देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट कर रख दिया और ये कुछ भी नहीं है, ये एक राजनीति है जिसमें लोग खेल रहे हैं। आकांक्षा के मोहल्ले में ही शाहवेज राणा का घर है। मुस्लिम परिवार के शाहवेज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैनेजर है। दोनों परिवारों के बीच काफी लंबे समय से जान पहचान है। बीते दिनों दोनों परिवारों ने आकांक्षा और शाहवेज की शादी तय की थी, जिसे हिंदू संगठन लव जिहाद बता रहे हैं। अगर शादी में कोई अड़ंगा लगा रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। कैमरामैन शिवसन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। बढ़ते आगे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद इमरान मसूद के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खड़गे हैदराबाद की शेरवानी, बिरयानी और परेशानी से दूर रहने की सलाह मसूद को दे रहे हैं। उन्होंने सलाह देते वक्त किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस तरफ था ये सबको पता है। वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद के 3 चीजें मालूम है भाई, नहीं, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। एक बार मैं सर के साथ मिलूंगा तो फोटो खींच देंगे, वीडियो बना बनाते हाथ में ले लीजिए, सर के साथ फोटो खींच दोगे। उनका इशारा कहीं ना कहीं AIMM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर था, क्योंकि कांग्रेस से मानती रही है कि कई राज्यों में ओवैसी की पार्टी की वजह से वोट उनका कटता रहा है और वो इस तरह का आरोप लगाती रही है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और कई लोग कह रहे हैं कि जो चर्चा हो रही थी वो चर्चा बाहर नहीं आनी चाहिए थी। हालांकि वीडियो वायरल हो गया, लेकिन लबोलबाब अगर करें तो पूरे मामले में पार्टी चाहती है कि ओवैसी को लेकर कांग्रेस की पार्टी को और अलर्ट होना चाहिए। इस वक्त दिल्ली से रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश के चुनावी नतीजों में PNP के खाते में 211 सीट, जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले इस गठबंधन को 70 सीट, तो अन्य के पास सिर्फ 18 सीटें आई हैं। यानी कि बांग्लादेश में इस बार BNP अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है।
वहीं बांग्लादेश के चुनावी नतीजों पर पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई संदेश भेजा है। वहीं पीएम मोदी के बधाई संदेश पर बीएनपी ने भी शुक्रिया कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब बांग्लादेश में नई सरकार के बाद हिंदुओं पर अत्याचार रुकेंगे? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 20 महीनों की राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा के बाद आखिरकार बांग्लादेश ने फिर सरकार चुनने की ओर कदम बढ़ा दिया। नतीजों से साफ हो गया कि बांग्लादेश की जनता ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर ही भरोसा जताया है, जो भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी को बांग्लादेशियों ने नकार दिया और बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। इस जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है और ऐसा हुआ तो करीब 35 साल बाद बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा, लेकिन इस बार खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। तारिक रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटें उन्होंने जीत ली। वो पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे। उनकी वापसी के सिर्फ 5 दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी मां खालिदा जिया का निधन हो गया था। इसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कमान पूरी तरह उनके हाथ में आ गई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके तारिक रहमान को बधाई भी दी। पीएम ने लिखा कि भारत प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ खड़ा है। बांग्लादेश के चुनावी नतीजों में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नतीजों में बीएनपी के खाते में 211 सीटें, जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाली गठबंधन को 70 सीटें तो अन्य के पास सिर्फ 18 सीटें आती दिखी। और इस तरह से बांग्लादेश में इस बार बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया और उम्मीद जगी कि नई सरकार बांग्लादेश के लोगों को राहत देगी और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई खटास कम होगी। विधानसभा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन था। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी ने सख्त संदेश भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं ने हमें आंखें दिखाई तो उसका दुष्परिणाम उन्होंने भुगता भी और 2017 माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने गले लगाया था, उसका अंजाम भी उन्होंने देख लिया। आज यूपी में कानून का राज है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के हंगामे को लेकर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला। सदन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी को एसपी के आचरण ने खराब किया है। एसपी के आचरण से ही बिटिया घबराती थी। अचानक नहीं हुआ था, यही आचरण था जिस आचरण से बिटिया घबराती थी और व्यापारिक कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहां पर देखने को मिल रही है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में सत्ता के संरक्षण में गुंडे माफिया समांतर सरकार चला रहे थे। कर्फ्यू दंगा आम बात हो गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने कर्फ्यू से कानून के राज तक का सफर तय किया है। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था, न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी ही सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय थी और आज उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में माफिया और मच्छर दोनों को रौंदते हैं। इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने वैसे ही मार डाला जैसे माफियाओं को हमने रौंद डाला है यूपी के अंदर। यानी ये सरकार
ये सरकार केवल माफिया को ही नहीं रोकती है, ये मच्छर पैदा करने वाले, मच्छर से पैदा होने वाले उन बीमारियों को भी रौंदने का काम उसी क्रूरता के साथ करती है, और इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने माना संगठित अपराध कम हुए हैं। यूपी आज TTT बनकर उभरा है। टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन ने यूपी के विकास की नई गाथा लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।